हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए 2.6 वाला जो पार्ट हमारा रह गया था, वो पार्ट भी आज हम इस वीडियो के माध्यम से ख़त्म कर देंगे। देखो, इसमें हम बात करेंगे आज इंडियन डायस्पोरा इन लेटिन अमेरिका। देखो, अभी क्या हुआ, 17 प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन किया गया, जिसका फोकस एरिया इस बार था लेटिन अमेरिका का डायस्पोरा कनेक्शन इंडिया के ओरिजिन प्रेसिडेंट्स के साथ। अब ना, ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है, ये हर साल के 9 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि उसी दिन महात्मा गांधी जी का रिटर्न हुआ था साउथ अफ्रीका से टू इंडिया ऑन 9 जनवरी 1915। ठीक है, तो पहला जो पीवी कन्वेंशन यानी कि जो प्रवासी भारतीय दिवस है, ये सबसे पहले ऑर्गेनाइज़ किया गया था 9 जनवरी 2003 से। फिर सिंस 2015 इसको हर आपके 2 साल में कन्वेंशन को बेसिकली ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये न्यूज़ में क्यों था। देखो, इस बार का जो इसमें इंडिया ने जब होस्ट करा तो इंदौर मध्य प्रदेश में होस्ट हुआ है ये प्रोग्राम। ठीक है, इस बार का जो थीम था वो क्या था, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज़ प्रोग्रेस इन अमृतकाल। तो आपको बहुत अच्छे से थीम को भी याद रखना है। अच्छा, इस कन्वेंशन में ना प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड भी कन्फर किया जाता है। ठीक है, अब इंडियन डायस्पोरा का लेटिन अमेरिका, क्योंकि हमने इस बार फोकस एरिया रखा है तो उसके बारे में समझ लेते हैं। देखो, 1920 सेंचुरी में इंडियन इंडेंजर्ड लेबर जो होते थे वो कंट्रीज़ में लेके जाए जाते थे, जैसे ट्रिनिदाद टोबैगो, गुयाना, सुरीनाम, जमाइका में क्यों करा जाता था, शुगर प्लांटेशंस के लिए हमारे इंडियंस इंडेंजर्ड लेबर्स को वहाँ पर लेके जाया जाता था। फिर ड्यूरिंग 1960-70s में क्या हुआ, बहुत सारे इंडियन प्रोफेशनल्स वहाँ जाने लग गए, जैसे डॉक्टर्स, साइंटिस्ट है ना, माइग्रेट करते थे लेटिन अमेरिका में, ताकि वो वेरियस फील्ड्स में वहाँ पर काम कर पाएँ। अच्छा, इस इवेंट का जो कोर इवेंट में जो कोर काम था वो था भाई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना इंडियन डायस्पोरा का, ताकि वहाँ की गवर्नमेंट के साथ उनका एंगेजमेंट बढ़े एंड हेल्प स्ट्रेंथन टाइज ऑल्सो। इंडियन डायस्पोरा क्या होता है, तो ध्यान रखना, वो लोग जो कि इंडियन ओरिजिन में हैं लेकिन वो अब्रॉड में रहते हैं। ठीक है, इसमें आपके एनआरआई भी आते हैं, आपके पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन भी आते हैं, इसमें आपके ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया भी आते हैं। तो वो सारा का सारा क्या है, इंडियन डायस्पोरा। अच्छा, कंट्रीब्यूशन इंडियन डायस्पोरा का लेटिन अमेरिका में क्या है, तो सबसे पहला ध्यान रखना, डेमोग्राफिकली इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कैसे, देखो, स्टेटस ऑफ इंडियन डायस्पोरा जो है वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। अगर आप इंडियन डायस्पोरा का बात करो तो मेजर जो चंक है ना हमारी पॉपुलेशन का, वो कहाँ रहता है, लेटिन अमेरिका के त्रिनिदाद, सुरीनाम एंड गुयाना में। सब्सिक्वेंट यहाँ पर इंडियन बिजनेसमैन प्रोफेशनल जाते हैं इस रीजन में, ऐसा होता है। उसके बाद अगर आप इसका सेकंड देखो तो पॉलिटी है कंट्रीब्यूशन करना। देखो, विजडम एंड गवर्नेंस स्किल जो इंडिया का है वो एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट यहाँ पर, इंक्लूडिंग हेड ऑफ द स्टेट्स, ये सब भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट सर्व कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, जो क्रिस्टाइन कैंगलो है वो प्रेसिडेंट ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, इरफान अली प्रेसिडेंट ऑफ गुयाना, चैन संतोकी प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनाम एक्सेट्रा। तो सब पॉलिटी में भी हमारा यहाँ पर बहुत बड़ा, हमारे इंडियन डायस्पोरा का बहुत रोल है। तीसरा, हम कल्चरली भी यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कैसे, जो इंडियंस है ना, बहुत सारे नए डायमेंशन सोशल एंड कल्चरल फैब्रिक को लेकर आते हैं, क्योंकि हमारा म्यूज़िक अलग है, हमारे रिलीजियस बिलीफ्स, हमारा डांस, हमारा आर्ट, हमारा फेस्टिवल, इस वजह से हमारा कल्चर भी सब जगह पर अच्छा होता है। तो यहाँ पर भी एक पार्ट है। इकोनॉमिकली अगर आप देखोगे तो ड्यू टू कंसिस्टेंट एफर्ट जो हमारे ओवर द ईयर्स हुए, तो इंडियन डायस्पोरा को एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर भी इस रीजन का बताया जाता है, क्योंकि दे मूव फ्रॉम प्राइमरी एक्टिविटीज़ टू सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज़, और इसमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी लोकल्स को प्रोवाइड की जाती है। तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन भी है। अच्छा, हमारे लिए इंडियन डायस्पोरा इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है और चैलेंजेस क्या है हमारे इफेक्टिव मैनेजमेंट विद डायस्पोरा को लेके, उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। देखो, रेमिटेंसेस का मतलब याद रखना, कुछ ना टर्म्स आती हैं, यहाँ ध्यान रखो। तो रेमिटेंसेस का मतलब क्या होता है, जो भी मनी हमारा दूसरी पार्टी हमारी कंट्री में भेजती है वायर ट्रांसफ़र या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम से या ड्राफ्ट या चेक की मदद से, जो पैसा बाहर की कंट्री से हमारे देश में आ रहा है वो पैसा क्या है, रेमिटेंसेस है। ठीक है, अच्छा, इसमें देखो प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की भी बात हुई थी, तो ध्यान रखना हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है नॉन रेसिडेंट इंडियन को या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इन सबको दिया जाता है। ठीक है, अब देखो सिग्निफिकेंट चैलेंजेस वगैरह समझ लो। सबसे पहली बात है पॉलिसी पैरालिसिस की दिक्कत। क्या मतलब होता है इसका, देखो ना, एक स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई थी एक्सटर्नल अफेयर्स में, इन्होंने ना कोई क्लियर पॉलिसी नहीं बताई डायस्पोरा के लिए उसका, जबकि उनका कितना हम देख रहे हैं ना, अभी आपने पढ़ा उनका सोशो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन कितना है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इनके लिए कोई क्लियर कट पॉलिसी नहीं बनाते हैं। ये पहला हमारे साथ चैलेंज है। सेकेंड है, इनके साथ ना लिमिटेड एंगेजमेंट है हमारी गवर्नमेंट की, तो ये दिक्कत है। फिर डेटाबेस जो है आपका इंडियन डायस्पोरा का जो मिनिस्ट्री है उसके पास अपडेटेड डेटा नहीं होता है। फिर आपकी चौथी चीज़ क्या होती है, मल्टीपल पोर्टल्स एंड ग्रीवेंस रेड्रेसल के लिए बनाए गए हैं। ई माइग्रेट जैसे एक पोर्टल है, सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रेड्रेसल मॉनिटरिंग सिस्टम है रिजॉल्व करने के लिए, बट मल्टीपल
जब आपके पोर्टल्स हो जाते हैं ना, तो उससे ग्रीवेंसेस रेजोल्यूशन में बड़ा फिर डिले होता है। तो ये एक हमारा का चैलेंज है, इसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। अच्छा, गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं, तो आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए। नो इंडिया प्रोग्राम 2013 में चलाया गया था, यंग प्रोफेशनल्स यूनिक फोरम दिया गया था स्टूडेंट्स को, ताकि वो इंडिया विजिट करें, व्यूज़ अपने एक्सपेक्टेशंस रखें, ठीक है। और सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स किए जाते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के साथ। तो ये सारे के सारे हमने कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी लिए हुए हैं। अच्छा, कुछ डोमेस्टिक इशूज़ भी हैं कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक इशूज़ में, पॉवर्टी एलिवेशन में ही लगी रहती है, तो उनको अटेंशन दे ही नहीं पाती। एंगेजमेंट में डायस्पोरा हमारा रह ही जाता है। फिर लिमिटेड रिसोर्स की भी समस्या है कि इंडिया के पास डायस्पोरा कम्युनिटी के लिए उतने रिसोर्स नहीं है, नीड्स उनकी कैटर नहीं कर पा रहे हैं, डिमांड्स उनकी कैटर ही नहीं कर पा रहे हैं। अब सिग्निफिकेंस तो आपको पता ही चल गया भाई हमारे लिए क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है। रेमिटेंसेस ये ला रहे हैं, देखो इंडिया एक्सपेक्टेड टू देखो आप 2022 में इतना सारा हम लेकर आए हैं, $100 बिलियन का रेमिटेंस मिला है हमें एज पर द वर्ल्ड बैंक्स माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ्स। पॉलिटिकल सपोर्ट हमें ये देते हैं, सॉफ्ट पावर के रूप में हमारे लिए काम करते हैं, ब्रेन गेन का काम करते हैं, हमारा ट्रेड इन्वेस्टमेंट में फैसिलिटेट करते हैं। तो क्या सोचो आप हम ऐसे ही छोड़ दें इनको, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, वे फॉरवर्ड में हमें ये करना चाहिए कि पॉलिसी का फॉर्मुलेशन करना चाहिए, कि ड्राफ्ट करना चाहिए क्लियर कट डॉक्यूमेंट ऑन द डायस्पोरा, क्योंकि हमारे लिए गाइडिंग प्रिंसिपल है। दूसरा, डेटाबेस ऑन इंडियन डायस्पोरा, हमें इंडियन एम्बेसीज को इनकरेज करना चाहिए कि वो डायस्पोरा को रजिस्टर करते रहें, उनको इफेक्टिव उनके लिए वेलफेयर स्कीम्स निकाल के लाएँ, इनका मैनेजमेंट एंगेजमेंट फोस्टर करना ज़रूरी है। फ्रेंडलियर रिलेशन रिसेप्शन एट देयर पॉइंट ऑफ एंट्री, ईजियर प्रोसीजर्स हो उनके माइग्रेशन के लिए, कस्टम क्लियरेंसेज में इनको दिक्कत ना हो, इनको अपॉर्चुनिटी कम्युनिटी इवेंट्स में, मेंटरशिप प्रोग्राम्स में, इंटर्नशिप वॉलंटियर प्रोग्राम्स में इनको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें हम। तो दिस इज़ द पावर ऑफ द इंडियन डायस्पोरा, ठीक है जी। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़, नेक्स्ट एनालिसिस, दैट इज इंडिया एंड द यूएन पीस कीपिंग, ठीक है। होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अब देखो, यूनाइटेड नेशंस इंटरिम सिक्योरिटी फोर्स एंड फॉर एबेसी इस्टेब्लिश बाय यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। क्यों बनाया गया था? क्योंकि अबे सीरिया जो है सूडान का, वहाँ पे सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल थी 2011 में। अब ध्यान से सुनना यहाँ पर कि इंडिया और यूएन पीस कीपिंग का न्यूज़ में चैप्टर क्यों आया। देखो, इंडिया ने ना डिप्लॉय किया है वुमेन ओनली प्लेटॉन पीस कीपर्स को यूएन मिशन इन एबे, क्योंकि वो बॉर्डर पे पड़ता है सूडान और साउथ सूडान के, एज पार्ट ऑफ इंडियन बटालियन जो कि यूनाइटेड नेशन इंटरिम के लिए काम कर रही है, दैट इज़ दिस, ठीक है। अब यूएन पीस कीपिंग का सिग्निफिकेंस क्या होता है? देखो, यूएन पीस कीपिंग काम किसके लिए कर रही है? ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए काम करती है, ठीक है। यानी कि जो पीस कीपर्स हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं रेंज ऑफ स्टेबलाइजेशन, प्रोटेक्टिव मेजर्स लेते हैं ताकि वो कोलैप्स होने से फ्रेजाइल स्टेट्स को बचा सकें, सिविल वॉर्स को प्रिवेंट कर पाएँ, लाइकलीहुड उनका डिक्रीज जो करने में सारे काम। उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं कि जो यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन है सिग्निफिकेंटली लेस कॉस्टली हैं। तीसरा, ये ना प्रमोट करते हैं बर्डन शेयरिंग को, ठीक है, काउंटर करना वायलेंट एक्सट्रीमिज़म को, क्योंकि जो पीस कीपर्स हैं वो की रोल प्ले कर रहे हैं स्टेबलाइजिंग फ्रेजाइल नेशंस, इंगेज करना कम्युनिटीज़ को, सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना। फिर चौथा आपका आता है आपको प्रमोट करना ह्यूमन राइट्स को, ठीक है। तो ये सारे के सारे काम हैं इनके। देखो, यूएन पीस कीपिंग बहुत तरह के काम कर रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव है, प्रमोट कर रहा है बर्डन शेयरिंग है ना, यूनाइटेड नेशन मेंबर्स के लिए कह रहा है कि 3/4 नियरली एसोसिएटेड उनके ऊपर रहता है कॉस्ट ऐसे मिशंस के लिए। तो 99.9% ट्रूप्स भेजना, पुलिस सर्व करना, तो उनके बर्डन को कम कर रहा है, प्रमोट करता है, शेयरिंग कर रहा है, उसके साथ शेयर कर लेता है बर्डन, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करता है। तो ये सारे काम कौन कर रहा है? यूएन पीस कीपिंग। लेकिन यूएन पीस कीपिंग के बारे में ध्यान रख लेना, कुछ की फीचर्स ये हैं कि ये तो ग्लोबल इनिशिएटिव है। कौन लेता है? यूनाइटेड नेशंस लेता है, ताकि क्या हो, वर्ल्ड में क्या हो, पीस एंड सिक्योरिटी हो, ठीक है। डिसीजंस इनके जो पीस कीपिंग मिशंस के होते हैं वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल लेती है। यूएन सेक्रेटेरिएट होता है, वो सारा का सारा डेवलप करना, स्ट्रेटजीज बनाना, इंप्लीमेंट करना, उसका काम होता है। यूएन पीस कीपिंग एफर्ट 1948 से लिए जा रहे हैं, मैंने डिप्लॉयड मिलिट्री ऑब्जर्वर टू वेस्ट एशिया, ठीक है। नोबेल पीस प्राइज भी इनमें 1988 से दिए जाने लगे हैं। अच्छा, प्रिंसिपल्स क्या हैं इनके? कंसेंट ऑफ द पार्टी, इम्पार्शियलिटी, नॉन यूज ऑफ फोर्स, एक्सेप्टेंस फ्रॉम डिफेंस या डिफेंस ऑफ द मैंडेट। ये ध्यान रखना, 3 बेसिक प्रिंसिपल्स का आपको हमेशा याद रखना है यूएन पीस कीपिंग के प्रिंसिपल्स, ठीक है। अब देखो, चैलेंजेस क्या हैं? चेंजिंग नेचर ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट। अब जो टेररिस्ट टैक्टिक्स है ना, वो अलग ही तरह से होने लगी, उनका प्रोफाइल आर्म फोर्सेस का, आर्म ग्रुप्स का अलग होने लगा है। वेपन्स ऑर्गेनाइज इंटर कनेक्टेड क्राइम होने लग गए हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस होने लग गई है ऑन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, यानी कि पीस कीपिंग इफेक्टिवनेस जो है वो प्रिवेंटिंग स्विफ्ट रिस्पॉन्सेज ऑन द ग्राउंड, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन किस पर है? फ्रीडम मूवमेंट पे, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन, पीस कीपिंग मिशन ना मल्टीपल एक्टर्स को लेके चलते हैं, होस्ट गवर्नमेंट को, इन सबको लेके चलते हैं, वो भी एक चैलेंज है, ठीक है। जितने भी पीस कीपिंग मिशंस होते हैं इसमें मल्टीपल एक्टर्स होंगे, आपका यूनाइटेड नेशंस होगा, होस्ट गवर्नमेंट होगी, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, दूसरे स्टेक होल्डर्स होंगे,
ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन अगर इनमें ठीक से नहीं बैठेगा ना तो क्या होगा, चैलेंज बन जाएगा। फिर लिमिटेड रिसोर्सेज की बात कर रहा है कि यूएन पीस कीपिंग में एक फेस जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, लॉजिस्टिक की कमी, फंडिंग की कमी, पर्सनल्स की कमी, ये दिक्कत है। सिक्योरिटी थ्रेट्स की दिक्कत है। कह रहा है कि जो हॉस्टाइल एंड डेंजरस एनवायरनमेंट जब फेस होता है तो वहाँ पर यूएन पीस कीपर्स को डिप्लॉय जब करा जाता है तो उनके ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट आ जाता है, वेयर दे फेस थ्रेट्स फ्रॉम द आर्म्ड ग्रुप्स। लोकल सपोर्ट नहीं मिलता है इतना, ट्रेनिंग की कमी है पीस कीपर्स को। तो इंडिया का लेकिन कंट्रीब्यूशन क्या है पीस कीपिंग में? देखो इंडिया बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहा है। इंडिया सर्व 49 ऑफ 71 पीस कीपिंग नेशंस एस्टैब्लिश अराउंड द वर्ल्ड इन 1948। करंटली इंडिया ही है जो 5th लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटर है, जो कि 5,323 पर्सनल डिप्लॉय किए हुए हैं। इंडियन पीस कीपर्स प्रोवाइड मेनी सर्विसेज, मेडिकल केयर देते हैं, वेटरी सपोर्ट। देखो अभी देखो ऑपरेशन दोस्त चलाया था हमने अपने पीस कीपर्स भेजे थे। इससे रिलेटेड मैं आपको ना अभी लिंक शेयर कर दूंगी आपको, इस ऑपरेशन दोस्त के रिलेटेड भी, ठीक है। उसके बाद इंडिया भी एक ऐसी कंट्री है टू कंट्रीब्यूट टू द ट्रस्ट फंड जो एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, अब्यूज से बचाती है। तो इसको करने का तरीका क्या है? हमारे पास देखो वुमेन भी है इंडियन पीस कीपिंग में, हमने डाली हुई डिप्लॉय की हुई है। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू डिप्लॉय ऑल वुमेन कॉन्टिजेंट इंडियन पीस कीपिंग मिशन इन 2007। वे फॉरवर्डली अगर हम देखें तो हमें ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमने अपने कमिटमेंट से पीछे ना हटें, स्ट्रॉन्गर कमिटमेंट रहे, पूरा एफर्ट लगाएं, हम पॉलिटिकल टू ऑपरेशनल इश्यूज़ को सुलझाएं। और क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या होना चाहिए, पीस कीपिंग एक्सेलेंस। अगर ये आ जाएगा तो हमारा हर तरह की चीज़ें सुलझ जाएंगी। अब वुमेन का पार्टिसिपेशन भी ज़रूरी है, यानी कि जितने भी वुमेन पीस कीपर्स हैं हाईली एक्लेम्ड हैं पीस कीपिंग मिशंस में ऑल अराउंड द वर्ल्ड फॉर देयर कैपेसिटी टू इंटरेक्ट विद लोकल वुमेन, चिल्ड्रन, स्पेशली ऐसी वुमेन जो बेचारी सेक्सुअल असॉल्ट को कॉन्फ्लिक्टिंग एरियाज़ में फेस करती हैं। कम्युनिटी इंगेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी पीस कीपिंग मिशन का फ़ायदा ही होगा। यूनाइटेड नेशंस को बिल्कुल चाहिए कि वो लोकल कम्युनिटीज़ को भी अपने साथ लेके चले, तभी बिल्ड ट्रस्ट और लेजिटमेसी के साथ काम हो पाएगा। प्रॉपर रिसोर्सिंग का होना बहुत ज़रूरी है, अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है। जितने भी पीस कीपिंग मिशन जाते हैं वो अकाउंटेबल हो अपने हर एक एक्शंस के लिए। स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड करने की ज़रूरत है। इट इज़ क्रिटिकल दैट ट्रूप एंड पुलिस कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज शुड बी फुली इन्वॉल्व एट ऑल स्टेजेस, ताकि मिशन प्लानिंग के हर एस्पेक्ट पे वो काम कर पाएँ। तो गाइस दिस इज़ अबाउट दिस IR पोर्शन, दैट इज़ एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन के बारे में ध्यान रखना। इंडिया में इसको चार्ज मिला है इस बारी, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ APU फॉर अ टेन्योर ऑफ 4 years, ठीक है। तो जो एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन है एक तरह का इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें 32 मेंबर कंट्रीज़ होंगी और ये ज़्यादातर कहाँ की होती हैं, एशियन पैसिफिक रीजन की होती हैं। इस पोस्टल यूनियन का गोल क्या है, एक्सटेंड करना, फैसिलिटेट करना पोस्टल रिलेशंस को बिटवीन मेंबर कंट्रीज़ और कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ पोस्टल सर्विसेज बढ़ाना। हेडक्वार्टर्स इसके बैंकॉक थाईलैंड में मिलेंगे। यही सिर्फ रजिस्टर्ड यूनियन है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की रीजन में। और ये ध्यान रखना, ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। दिस इज़ अबाउट योर IR पोर्शन। सो गाइज होप यू आर एंजॉइंग द लेसन। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन योर कॉमेंट सेक्शन, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।